जगदम्ब 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 छत्रपती खड्गधर गौडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। छोटे शंभूराजे, मंत्रिमंडल, साथीदार और काफ़ी सारे सैनिक, खजाना, सजाए हुए हाथी, घोड़े और शान से चलने वाला भगवा ध्वज साथ लेकर महाराज आगरा की ओर निकल पड़े। सभी दूर उनका शाही स्वागत हुआ, क्योंकि मिर्ज़ा राजे जैसे बड़े सरदार का वैसा हुक्म ही था। आगरा जाते जाते महाराज अपनी तरफ से कौन कौन मराठा सरदार आ सकते हैं, किसकी अपनी मदद हो सकती है, ये भी देखे जा रहे थे। शंभू राजा ने तो वहाँ की शानो शौकत देखकर वो तो कहीं खो गए थे। वहाँ का बाजार, हाथी, घोड़े, हवेलियाँ, मतलब सभी बातें बहुत ही शाही थी। 8-9 साल का बच्चा ये देखकर खुश ना होता तो ही गजब। महाराज आगरा की सीमा पर तो आ पहुँचे। वहाँ पर उनके स्वागत के लिए राम सिंह जैसे बड़े सरदार का होना ज़रूरी भी था। मगर औरंगजेब की तैयारी देखो, उसी दिन राम सिंह की ड्यूटी शाही महल में लगवा दी, ताकि वहाँ से वो बिल्कुल भी जा ना पाए। राम सिंह तो जा नहीं पा रहा था, उसने अपने मुंशी गिरधारी को भेजा स्वागत के लिए। बस वहीं से हो गई शुरुआत, किस प्रकार राजा का अपमान किया जाए, यही सोच रहे थे। महाराज काफ़ी गुस्सा हो गए, मगर जैसे तैसे हवेली की ओर निकल गए। औरंगजेब ने अपने खुद के दरबार की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा के रखी थी। सभी दूर चर्चा थी कि सिवा कहीं से भी आ सकता है, गायब भी होता है, चीते जैसी लंबी छलांग लगाता है। काफ़ी सावधानी के साथ रहिए। इस वजह से औरंगजेब ने अपनी तख्त काफ़ी दूर और ऊंचे पे लगाई थी और बाकी सबको दूर पे ही खड़ा किया था। महाराज शांति से काम ले रहे थे। मकसद एक ही था, औरंगजेब से 1 to 1 अकेले में मुलाकात करना, मगर वैसा मौका ही मिल नहीं रहा था। राम सिंह महाराज और शंभूराजे को लेकर निकल पड़े थे, मगर जाते जाते देर हो गई। दीवाने आम का वक्त ख़त्म हो गया। सबके सामने महाराज और औरंगजेब की बात तो हो नहीं पाई। फिर लगा दीवाने खास। वहाँ पर बड़े बड़े सरदार सिर झुकाए, नजरें झुकाए खड़े थे। बादशाह ऊंचे तख्त पर सबके सामने बैठकर उनके तोहफे कबूल कर रहा था। तभी पुकारा हुआ, शिवाजी महाराज पधार रहे हैं। महाराज ने शंभू राजा के साथ दरबार में प्रवेश किया। ना बादशाह की नज़र महाराज पर से हट रही थी और ना महाराज की बादशाह पे से। महाराज ने लाया हुआ नजराना औरंगजेब ने लिया और नज़र से ही औरंगजेब ने पहरेदारों को बताया कि इसे हमसे दूर ही रखो। महाराज को सरदारों के लाइन में खड़ा कर दिया गया। जहां 5000 की मनसबदारी अभी खत्म हो जाती है, उसके बाद राजा का खड़ा होने को बताया गया। सभी सरदारों को खिल्लत मतलब बर्जरी शाही वस्त्र जो सम्मान के तौर पर देते हैं, सभी को दिए गए, सिर्फ महाराज को छोड़कर। हर बार महाराज को अपने गुस्से पर काबू कर रहे थे। अचानक महाराज चिल्लाए, राम सिंह! ये हमारे सामने कौन खड़ा है? राम सिंह! राम सिंह दौड़ते हुए आया। दरबार का कानून था, ना नजरें ऊपर करके बात की जाए, ना ही बड़े आवाज में। महाराज की आवाज से तो मानो बिजली कड़क गई। राम सिंह धीमी आवाज में बोले, जसवंत सिंह है महाराज, जसवंत सिंह। महाराज फिर खौल उठे, वही जसवंत सिंह जो मिर्जा राजे के साथ पन्हा लाए थे, हमारी फौज ने जिसने खदेड़ दिया, वो जसवंत सिंह, वो हमारे सामने खड़ा है। हम स्वराज के राजा है, कोई आपके सिपा सालार नहीं। एक पड़ोसी राजा के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये भी आपके बादशाह को पता नहीं, फिर क्यों बुलाया हमें? गुस्से में तमतमाते राजे दरबार से बाहर निकल गए। सभी देखते रहे। शाही दरबार भी कांप उठा। बाकी सल्तनतों को पता चला तब वो भी कांप उठी। राजपूतों ने भी स्वाभिमान क्या होता है ये देख लिया। शंभू राजे भी समझ गए, बाकी सरदार पैसों से अमीर होंगे, उसका क्या, मगर खुददारी की अमीरी सिर्फ हमारे पिता में है, सिर्फ हमारे पिता में। भरे दरबार में इतना बड़ा अपमान। बादशाह गुस्से से तमतमा रहा था, मगर सिवा को कुछ कर भी तो नहीं सकता था। मिर्जा राजे और राम सिंह ने राजा जी की सुरक्षा का जिम्मा जो लिया था, और उनके खिलाफ कुछ करना मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना होगा। जिस कोठी में महाराज रुके थे वहाँ पर सख्त पहरे लगा दिए गए और उन्हें नज़र कैद किया गया। महाराज तो समझ रहे थे धीरे धीरे क्या हो रहा है। उसके बाद सिद्दी फौलाद खान को बुलाकर 1100 हशमों की फौज से घेराबंदी लगा दी। हवेली के बाहर घेराबंदी भी कैसी, राम सिंह के आदमी महाराज के पास, उसके बाद राजस्थानी सैनिक, फौलाद खान के आदमी, और फिर से देखिए सेना। देखिए इतना बड़ा बंदोबस्त। सभी को पता था बंदी बनाया हुआ आज तक आगरा के किले से कोई भी निकलकर बाहर नहीं जा सका। कपटी औरंगजेब की चाल देखी है। उसने कबूल कंधार के मुहिम पर राम सिंह के साथ
शिवाजी महाराज को भी जाना पड़ेगा ऐसी व्यवस्था की। मगर इसके पीछे का मकसद राम सिंह जान गए कि रतनदास खान को साथ भेजकर बादशाह उधर ही महाराज को मार देने की योजना बना रहे। राम सिंह ने तुरंत वह आदेश रद्द करवाया। महाराज ने धीरे धीरे सबसे मेल बढ़ाना शुरू किया। जो प्रमुख डाकिया था, मतलब जो भी शाही फरमान बाहर जाते थे या बाहर से आते थे, जो भी करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार होता था, उसकी गुप्त बातमी राजा को मिल जाती थी। देखिए अब पासे कैसे पलटने लगे। जहांआरा, जो आलमगीर की बहन, जिसको सूरत का पूरा पैसा मिलता था, अब वो पैसा आना बंद हो गया, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में थी। मगर जैसे जैसे वो महाराज को मिली या उनके मंसूबों को जानने लगी, उसने भी जाकर औरंगजेब से कहा, सिवा आपके बुलाने पर यहाँ आया है। मिर्ज़ा राजे के शब्दों पर विश्वास रखा है उसने। यदि आप उसका कुछ बुरा करते हो तो आप पर कोई विश्वास नहीं रखेगा और राजपूत सेना आपके खिलाफ हो जाएगी, वो अलग। औरंगजेब की दुविधाएं बढ़ती जा रही थी। इधर राम सिंह भी खिलाफ, इधर अपनी बहन भी शिवाजी की तरफदारी कर रही। क्या कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद शिवाजी महाराज ने आलमगीर को संदेशा भेजा कि हमें वापस जाने दीजिए, हम हमारे सभी किले आपको सौंप देंगे, मगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। आलमगीर ने नहीं माना तो फिर से बोले कि हमें यहाँ से काशी जाने दीजिए, हम संन्यास लेना चाहते हैं। अब इस सियासी चालों में से हम थक गए। किसी भी बात का बादशाह पर कोई भी असर होते हुए नजर नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं तो राम सिंह को महाराज की जामीन, मतलब गारंटी पत्र पर दस्तखत करवाने लगाया था उसने कि यदि महाराज कुछ करते हैं तो राम सिंह तुम जिम्मेदार रहोगे। राम सिंह, महाराज, औरंगजेब फंस गए थे। मिर्ज़ा राजे भी चिंतित थे कि उनके इरादों पे तो पूरा पानी फेर गया है और मैंने शिवाजी महाराज की जान जोखिम में डाल दी है। महाराज ने काफ़ी प्रकार से यहाँ से वहाँ से निकलने की योजनाएं बनाई, मगर हर बार बादशाह उसे ठुकरा देता था। तब भी महाराज को माफ़ी वीर नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि जो देशभक्ति से प्रेरित होते हैं, संकल्प के साथ काम करते हैं, उन्हें पता है कि हमारी ज़रूरत जेल में नहीं, बाहर आज़ाद रहने में है। जब हम बाहर जाकर काम करेंगे तभी हमारा मकसद पूरा हो सकता है। इधर महाराज ने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें आराम करने दीजिए। और दूसरी अर्जी भी की थी कि हमें कुछ दान धर्म करना है। हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, गोकुलाष्टमी की दिन है, उसी बहाने हमें कुछ आराम तो मिल जाएगा। उसकी परमिशन तो मिल गई। बड़ी बड़ी पालकी जैसी टोकरियाँ भर भर के मिठाइयाँ, फल, कहार उठा कर लाते थे। महाराज उसे हाथ लगाकर सभी को मिठाइयाँ बांट देने के लिए भेज देते थे। शुरुआत में फौलाद खान के सिपाही हर टोकरी की बारीकी से तलाशी लेते थे और तभी वे हवेली के बाहर जाती थी। महाराज के कविंद्र परमानंद का सत्कार करने की इच्छा प्रकट की। महाराज बोले कि ये काफ़ी अच्छा बंदा है। काफ़ी बड़े बड़े तोहफे, हाथी, घोड़े, कीमती सामान उन्हें भेंट दी। लोग भी तारीफ करने लगे, कितना दिलदार राजा है, हमें मिठाइयाँ, फल भेजता है और आज ही देखिए अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत गोविंद पंत को दे दी। महाराज की खास चाल क्या थी, ये तो बाद में सबके समझ में आई। फिर महाराज ने औरंगजेब को संदेशा भेजा, मेरे साथ इतनी सारी मराठा फौज आई है, उनका यहाँ पे क्या काम है, उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दीजिए। वाह, औरंगजेब को तो यही चाहिए था। तब तो सिवा अकेला पड़ जाएगा तो हमें ख़त्म करने में और भी आसानी होगी। नहीं तो मराठा और राजपूत मिलकर हम पर धावा बोल देंगे तो मुश्किल भी हो सकती है। बड़े खुशी से तुरंत बादशाह ने सभी सिपाहियों के नाम परवाने निकालने का और उन्हें वापस जाने का फरमान निकाल दिया। बस अब तो शंभू राजे कुछ और चुनिंदा साथीदार ही महाराज के साथ थे। अब तो ज़्यादा कुछ खतरा नहीं, ये सोचकर बादशाह राम सिंह को लेकर 3-4 दिन शिकार पर भी जाने वाले थे। मगर महाराज को राम सिंह के हवेली से निकाल कर दूसरी जगह ले जाना ये तय हो गया। महाराज इसके पीछे का मकसद तुरंत जान गए। राम सिंह को वहाँ से हटा देंगे, उसके हशम पहरे पे रहेंगे और शिवाजी को एक दिन ख़त्म कर देंगे। महाराज ने सोचा अब तो जल्दी कुछ तो भी सोचना ही पड़ेगा। प्लानिंग की शुरुआत हो गई। वैसे शंभूराजे को बाहर कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। कुछ लोगों से उनकी दोस्ती भी हो गई थी। वे एक लोहार से मिले जो लोहे की वस्तुएं बनाता था और उसके लिए जलती भट्टी की ज़रूरत होती थी। अगस्त का महीना चल रहा था, बारिश के कारण लकड़ियाँ गीली थी, भट्टी में से धुआं भी निकल रहा था। बस तुरंत उसे काम पर लगा दिया। आपका काम एक ही, गांव के बाहर जाओ, वहाँ पे एक काम करो, दिन में धुआं दिखाना चाहिए और रात में आग दिखनी चाहिए, वो भी बड़ी सी। इसके पीछे की योजना ये थी कि इतने बड़े शहर में यदि हम बाहर निकलते हैं तो हमें आसानी से मार्ग मिल जाए, कौन सी दिशा है इसका पता चल जाए।
राजा भी बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पे सोए हुए रहते थे, शरीर चद्दर से ढका हुआ, सिर्फ एक हाथ बाहर जिसमें सोने का कड़ा पहना था। बस कोई भी देखता तो यही सीन था। पहरेदारों को भी लगा कि सही में महाराज की काफ़ी तबीयत खराब है। हीरोजी फर्दन, मजारी मेहतर, निराजी पंत, रघुजी पंत, कोरडे, डबीर, कोंडा जी, ऐसे गिने चुने 7-8 लोग ही महाराज के साथ थे। बाकियों को भेज दिया था वापिस रायगढ़ पर। रोज रोज का काम मतलब सैनिकों को तलाशी में भी ढीलापन आ गया था। 16 अगस्त शुक्रवार का दिन, सभी काम फटाफट निपटाकर जुम्मे के नमाज के लिए जाने की तैयारी में सब लोग थे। बस दिन निकल गया। दूसरे दिन सुबह 2 लोग महाराज के लिए दवाई लाने चले गए। हीरोजी महाराज के जगह पर लेटे हुए थे। मदारी पैर दबा दबा कर थक कर वहीं सो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी कोंडा जी बोले सैनिकों से कि अभी तक महाराज की दवाइयाँ क्यों नहीं आई? रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो भी गया तो काफ़ी देर तक वापिस ही नहीं आया। क्या हुआ ये देखने 2 सैनिक अंदर जाकर पलंग के पास खड़े हुए। कोई हलचल नहीं। हाँ, ये देखकर उन्होंने तुरंत फौलाद खान को बुलाया। हुजूर, हुजूर, आप जल्दी आइए, क्या हो गया? देखो, कुछ गड़बड़ी लग रही है। ऐसा खान दौड़ते भागते आया और जहाँ महाराज सोए थे वहाँ की चद्दर धाड़ से बाजुल की। ओ अल्लाह, ये क्या हुआ? वहाँ पर महाराज की जगह पर लोट तकिए लगा रखे थे, ऊपर से चादर ढक दी गई थी। फौलाद खान पर तो मानो बिजली गिर पड़ी थी। इतने बड़े सख्त पहरा होते हुए महाराज, उनके साथीदार, इतना ही नहीं तो उनकी एक भी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। मतलब सभी सामान, कागजात, वस्तुएं के साथ सभी के सभी गायब हो गए थे। ये खबर किस मुंह से आलमगीर को बताए? ये बात बताना किसी का कि सिवा गायब हो गया मतलब मृत्यु निश्चित है। क्या करें अब? सब दूर भगदड़ मच गई। सिवा भाग गया, सिवा भाग गया, ढूंढो, जाओ, भागो, पकड़ो। सभी सैनिक महाराज को ढूंढते ढूंढते निकल गए मगर कुछ भी हाथ ना आया। यह घटना इतनी ऐतिहासिक और चमत्कार के रूप में मानी जाती है। आज भी यदि हम आगरा किला देखते हैं ना तो थर्रा जाते हैं। काफ़ी मजबूत, और कोई गुम यदि हो जाता है तो बाहर का रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। महाराज भी कैसे वहाँ से निकल पाए आज भी पक्के में नहीं, अभी तो अंदाज ही लगाया जाता है। अपने को तो यही बताया गया कि मिठाई की टोकरी में बैठकर शंभूराजे और महाराज कैद से निकल गए। मगर कभी कभी सोचने वाली बात यह भी लगती है कि महाराज जैसे खुद को बंद करने वालों में से नहीं है। फिर दूसरा विचार है कि टोकरियाँ उठाने वाले भोई के भेष में महाराज और उसी टोकरी के अंदर शंभूराजे बैठकर आराम से सब निकल गए होंगे। और एक आशंका है कि कविंद्र परमानंद का जो सम्मान किया गया था तब उन्हें सभी कीमती चीज़ें हाथी घोड़े दे दिए। हो सकता है महाराज तभी भेष बदल कर निकल गए होंगे और महाराज के जगह हीरोजी फर्दन ही काम चला रहे होंगे। कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। मगर हमारे इतिहास के अनुसार महाराज वहाँ से निकले, टोकरिया गोकुल वृंदावन की ओर गई, महाराज के वहीं पे शंभूराजे के रहने की व्यवस्था की और अपने कुछ चुनिंदा साथीदारों के साथ बैरागियों के भेष में वे निकल पड़े। यहाँ एक बात और भी देखिए कि रामदास स्वामी के आश्रम सभी दूर थे। सालों साल वहीं रहने वाले रामदासियों को आने जाने में कोई भी रोक टोक नहीं करता। इसी कारण महाराज को इस भेष में निकलने की प्रेरणा मिल गई होंगी। वहाँ से निकलकर राजगढ़ पहुँचने महाराज को 40 से ज़्यादा दिन लग गए। सीधी बात है, सीधे रास्ते से तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि कोई भी कहीं से भी भागेगा तो सबसे पहले नज़दीकी रास्ते से अपने घर पहुँचेगा। महाराज इस ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए किसी और रास्ते से वे रायगढ़ पहुँचे और आराम से पहुँचे। कुछ देर तो माँ साहब भी महाराज को पहचान ना पाई। जैसे ही महाराज ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो जीजाबाई का तो जीजाबाई का ही क्यों पूरे भारतवर्ष के खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने बड़े संकट में फंसने के बाद महाराज स्वराज में लौटे थे।